अधिकार के लिए फाइट करेगा वोट अब उसको दिया जाएगा। मुझे यकीन है कि सूरत की जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी इनको, और बराबर इनको जवाब मिलना चाहिए। और समझ लो, अगर भाजपा को कोई हरा सकता है ना सूरत से, तो कोई और नहीं, सिर्फ ये वसीम कुरैशी हरा सकता है सूरत से। सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरा सकती है सूरत से। अगर आप चाहते हो कि हम भाजपा को हराए, आइए हमारा साथ दीजिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, क्योंकि यह हक बयानी की आवाज, हक की लड़ाई है। आपके जितने मसले मसाइल है उससे सबसे वाकिफ है वसीम कुरैशी साहब। अभी उन्होंने बताया कि एजुकेशन की फील्ड में क्या काम करना चाहते हैं। उनका इरादा, उनका इंटेंशन ये है कि वो क्लासेस चालू करे, मुफ्त के अंदर 10वीं 12वीं के बच्चों को कोचिंग दे एक्स्ट्रा, ताकि रिजल्ट अच्छा आए। और जो उन्होंने कहा 0% लेके आएंगे, इंशाल्लाह कोचिंग की क्लासेस चालू करेंगे, रिजल्ट आएगा, बहुत भारी रिजल्ट आएगा। यहां से भी 100% लोग हमारे जीत के जाएंगे, कामयाब हो गए हमारे भी बच्चे पढ़ लिख कर। और वसीम साहब ने यह नहीं कहा सिर्फ मुसलमानों के लिए, सबके लिए, हमारे दलित भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, क्रिश्चियन भाइयों के लिए, तमाम के लिए वो कोचिंग करने की बात कर रहे हैं वो। अरे हम तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं। जिस तरह संविधान ने भाजपा को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, इसी तरह हमको भी अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का। मगर इनके पेटों में दर्द हो जाता है, आप क्यों आ रहे हैं? अरे क्यों नहीं जाएंगे? अगर आपने सूरत की आवाम के साथ, गुजरात की आवाम के साथ इंसाफ किया होता तो आज हमको आना नहीं पड़ता। मगर अब आए हैं, अब आ ही गए हैं तो कुछ करके जाएंगे इंशाअल्लाह। हार जीत अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मजलिस को कामयाब करना है, आप अगर मुत्तहिद हो गए, एक हो गए, एक इत्तेहाद पैदा कर दिया, एक तरफ से जाकर सबने एक माइंड बना लिया कि हमको मजलिस को कामयाब करना है, तो यकीन मान लो इंशाअल्लाह इस मर्तबा मजलिस को गुजरात में जीतने से किसी का बाप नहीं रोक सकेगा इंशाअल्लाह। आप वोट देखने जाओ ना, जब वोट डालने जाओ, आप सिर्फ तसव्वुर करो अपने दिमाग में, जहन में 1-2 मिनट के लिए, यार मैं वोट डालने जा रहा हूं, मेरा बहुत कीमती वोट है, ये मेरा वोट मुस्तकबिल बदल सकता है, ये वोट आने वाले मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है, ये हमारे को विकास के रास्ते पर लेकर जा सकता है, ये हमको इंसाफ दिला सकता है। किसको दूं मैं वोट? उस वक्त आप इंसाफ सोचो अपने दिमाग में कि यार एक शख्स जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी, जब मेरी बेटी के हिजाब पे बात आई वो लड़ा था, जब ट्रिपल तलाक पे बात आई वो लड़ा था, जब हमारे मदरसों को टारगेट कर दिया जा रहा था तब वो लड़ा था, जब CNRC पे बात हुई थी तब ये लड़ा था, जब हमारे दलित भाइयों की मॉब लिंचिंग हो रही थी तब ये खड़ा था, उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर ये खड़ा, हमारे हक इंसाफ के लिए खड़ा था। जब आप इस चेहरे को तसव्वुर करोगे ना, तो यकीन मानिए मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आपके दिल से आवाज आएगी कि नहीं, इस मर्तबा मैं वोट असद ओवैसी को ही दूंगा, जिसका निशान है पतंग, और उसके पार्टी के उम्मीदवार को जिता के भेजूंगा इंशाअल्लाह विधानसभा। यह सोचना पड़ेगा। अगर हर इंसान ने यह सोच लिया और आके आपने वोट डाला, क्योंकि मुझे पता चला है कि यहाँ का वोटिंग परसेंटेज जो है बहुत कम होता है। अरे एक दिन 5 साल में एक दिन आता है ऐसा यार, एक दिन अगर हम ये सोच लेंगे नहीं आज फजर की नमाज पढ़ के चले जाएंगे और अपना वोट डाल के आ जाएंगे, तो सोच लीजिए आपके आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। मगर हम लोग क्या करते, अभी तो फजर है, नाश्ता करेंगे, अब जोहर के बाद जाएंगे, फिर असर का टाइम हो गया, अभी धूप है, गर्मी है, हर चीज बर्दाश्त कर लो। आज अगर आपने एक दिन बलिदान दे दिया तो आने वाली जिंदगी भर आपका बच्चा आपको बोलेगा अम्मा अब्बा आपने सही काम किया, एक दिन उतर के आए, आपने वोट दिया मजलिस को, तो आज मेरा फ्यूचर भी सिक्योर्ड है, आज मुझे भी पीने के लिए अच्छा साफ पानी मिल रहा है, मेरे पास भी अच्छे रास्ते हैं, मुझे भी पढ़ने के लिए अच्छी स्कूल मिल। ये करना पड़ेगा आपको साहब। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि वक्त हुआ है। मैं चाहता हूं आप सब हमारे सदर असद ओवैसी साहब को सुनना है, उनको सुनिए। मैं तमाम से गुजारिश करूंगा अदबन फिर से एक मर्तबा कि सबको आजमा लिया, एक मर्तबा बीजेपी को आपने आजमाया, कांग्रेस को आजमाया, आम आदमी को आजमाया, क्योंकि जब 2000 अभी चुनाव आया था कॉरपोरेशन का, हम सूरत से नहीं लड़े, हमारे पास दिन बहुत कम थे, मुख्तलिफ जगहों से लड़े, फिर भी
30 दिन की मेहनत में 26 कॉर्पोरेटर हमारे जीत के आ गए। इतना तो गुजरात की आवाम ने हमको मोहब्बत से। तो मैं चाहूंगा पहली मर्तबा आपके पास आए, आते रहेंगे हमेशा, लेकिन जितना मौका आपने इनको दिया, 27 साल दिया, एक 30 साल दिया, एक 5 साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी देके देखो, एक मर्तबा मौका देके देखो। देखिए किसी क्रिटिसाइज नहीं करता है, खाली एग्जाम्पल उदाहरण बता रहा हूं। अभी सेमीफाइनल इंडिया आ रहा, लोगों ने, कितने लोगों ने बोल दिया थोड़ा बदलाव होना चाहिए, इसको बदलाव करो, ये बदलाव लाओ, ये बदलाव लाओ, इतने सारे बदलाव की बात कर दी लोगों ने, होना चाहिए बदलाव। लेकिन 27 साल से जो गुजरात को बर्बाद कर दिया, क्या वो बदलाव आना चाहिए? नहीं आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए ना वहां भी। और बदलाव लाने की ताकत अगर किसी में है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है यार। लिहाजा बस आपसे गुजारिश है, 1 तारीख को उतर के आइए, पतंग के बटन पे मोहर लगाइए, मजलिस को कामयाब करिए। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब यहाँ पर आए, हमको सुना, हमको बोलने का मौका दिया, और इसी उम्मीद के साथ जा रहा हूं कि आप मजलिस के यहां से विधानसभा में भेजोगे जिताकर वसीम कुरैशी साहब। वोट डालेंगे ना? मजलिस को जिताएंगे ना? पतंग उड़ाएंगे ना? महाराष्ट्र असद ओवैसी की ताकत को मजबूत करेंगे ना? जोर से बोलो, दिल्ली तक आवाज जाना चाहिए। अपने तो खाए पिए लोग है ना, पे हवा जाए ना, ताकत है ना अंदर। चिल्लाओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असद ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मोहल्ले के जिम्मेदारान से गुजारिश है कि फटाफट 1 मिनट में, आधे मिनट में जिन जिन हजरात का नाम लिया जा रहा है फटाफट आए। इस्माइल रसूल खान साहब पठान, सलीम भाई लकड़ावाला साहब, कादिर भाई लकड़ावाला, नूरा भाई शेख, कादर भाई पहलवान, भिकन भाई, आदिल खान और फारूक भाई पहलवान साहब तुरंत आए। इसके बाद जोरदार तालियां हो जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का एजाज हो रहा है, जोरदार तालियां। के सबे रंग गेसुओं को बिखर जाने दीजिए, सबे रंग गेसुओं को बिखर जाने दीजिए, कुछ और मेरे फन को निखर जाने दीजिए। तूफान का हम ही करेंगे मुकाबला, कश्ती से बुज़दिलों को उतर जाने दीजिए। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब वसीम कुरैशी साहब, जो सूरत पूर्व के 159 कॉन्स्टिट्यूंसी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, डाइस पर बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली एक्स MLA मुंबई, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। और आप जानते हैं कि वसीम कुरैशी मजलिस के उम्मीदवार हैं और मजलिस पार्टी का इंतखाबी निशान सिंबल पतंग है। तो मैं आप तमाम से ये गुजारिश रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 1 तारीख के दिन आप सुबह के अवलीन वक्त में अपने घर से निकलकर अपने आप को मुत्तहिद करके पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए, अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। मैं हमारे दलित भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर हमको हमारा मान सम्मान किया और इस बात का हमको तयख्खुन दिया
कि इस विधानसभा से सूरत पूर्व से वो तमाम मिलकर वसीम कुरैशी साहब को यहाँ का नया एमएलए और विधायक बनाएंगे। मैं हमारे दलित भाइयों को, हमारे वंचित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को और ओबीसी भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि कानून भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया और जब वो कानून बन रहा था 2019 के चुनाव से पहले, जिसको कहा गया कि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को मिलेगा, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर उस कानून की मुखालिफत की और उस वक्त भी कहा था कि ये भारत के संविधान से एक धोखा है, एक फ्रॉड मोदी सरकार कर रही है, ये बाबा साहेब अंबेडकर के ख्वाबों को चुकनाचूर कर रही है। इस तरह का कानून बनाकर मैं ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे भारत के हमारे दलित, आदिवासी और ओबीसी सेक्शन के भाइयों और बहनों को ये बताना चाहूंगा कि इस कानून के जरिए बीजेपी ने, भाजपा ने जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर कानून बनाया, वो ईडब्ल्यूएस का कानून नहीं है बल्कि वो अपर कास्ट का कानून बनाया गया। मुझसे लोग पूछते हैं कि ओवैसी तुम जज्बाती तकरीर करते हो, मैं मिसाल देकर आपको बता रहा हूं अपने दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को और ओबीसी भाइयों को। ये 2 बॉटल आपके सामने हैं, ये 2 बॉटल आपके सामने हैं। ये एक बॉटल में शेड्यूल कास्ट भाइयों को मिलेगा 17% और शेड्यूल ट्राइब भाइयों को शायद 7% मिलेगा और ओबीसी भाइयों को 27% मिलेगा इस एक बॉटल से। और इस बॉटल से 10% हिस्सा मिलेगा अपर कास्ट के लोगों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ग्राउंड के नाम पर। अब गुजरात के दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों बहनों को और ओबीसी के हमारे जिम्मेदारों को सोचना है कि एक बॉटल से 3 लोगों को अपना हिस्सा मिलना है और मोदी सरकार ने एक बॉटल से 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर रिजर्वेशन दे दिया। अब आप बताइए कि कौन आपका हमदर्द है, कौन आपसे आपका हक छीनना चाह रहा है। और इसीलिए मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि कानून बाबा साहिब अंबेडकर के ख्वाबों को चुकनाचूर करेगा। यह कानून भारत के आईन के ऊपर एक फ्रॉड है और इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, अपहेल्ड किया और सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने, जिसका नाम जस्टिस पारदीवाला साहब है, उन्होंने पैराग्राफ नंबर 185 पर लिख दिया कि इस कानून को जो मोदी सरकार ने बनाया, मुस्तकबिल में पूरा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन विल गो अवे। तो मैं हमारे भारत के दलित भाइयों बहनों से, गुजरात के दलित भाइयों बहनों से, आदिवासी भाइयों बहनों से, ओबीसी समाज के तमाम भाइयों और बहनों से अपील कर रहा हूं कि समझो इस बात को, ये 2 बॉटल है। एक बॉटल से खाली 10% और एक बॉटल से 3 लोगों को मिलेगा, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी होगा। अब आपको फैसला करना है। अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो याद रखिए, मुस्तकबिल में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, भाजपा के लोगों को मेरी आज के भाषण के बाद रात भर सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा और सुबह से टीवी चैनल पर जाकर इनके तोते बैठकर मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे कि ओवैसी ने जो कहा वो गलत कहा और झूठ कहा। मैं भाजपा के तोतों से कहना चाहूंगा कि तुम मेरे खिलाफ जितना बोलना चाहे बोल लो। मैं ये मिसाल दे रहा हूं 2 बोतलों की, अगर ये सच है या नहीं है बता दो। जस्टिस पारदीवाला साहब ने जजमेंट में जो बात कही वो सच है या झूठ है बता दो। भाजपा का क्या मौक़िफ़ है? अरे हजारों साल से दलितों पर जुल्म हुआ,
रिजर्वेशन किसको मिलता है? जिसको लाकर पीठ पर लाठियां मारी जाती हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर कोई दलित समाज का लड़का घोड़ी पर बैठकर अपनी बारात को निकालता है तो उसको पीटा जाता है। एनकाउंटर आदिवासियों का नक्सलाइट कर दिया जाता है। अरे सोशल जस्टिस के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईडब्ल्यूएस के नाम पर अपर कास्ट का एक कोटा क्रिएट कर दिया। और याद रखिए, आने वाले सालों में भाजपा और आरएसएस की यही कोशिश है कि दलितों से, आदिवासियों से, ओबीसी समाज का कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म करके रख दिया जाए। ये बात इनको समझना है। अगर आप भाजपा को वोट देना चाहेंगे दे दो, मगर याद रखो आज आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। बीजेपी और आरएसएस कहेगी कि गरीबी के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ईडब्ल्यूएस के नाम पर अगर सबसे कमजोर अगर कोई है, इकोनॉमिक तौर पर, माशी तौर पर जो पैसों में सबसे गरीब है हमारे दलित आदिवासी भाइयों को छोड़कर, तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। बताओ कितनों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है? यहां पर आपके पास कितनों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है? हाथ उठाओ। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट किसके पास नहीं है? शर्माओ मत, डरो मत मोदी से। मैं खड़ा हुआ हूं, एक मर्द तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। इतने लोगों को एक सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो किसको मिलता है? और मोदी जी क्या कहते हैं? जिसकी सालाना आमदनी 8 लाख होगी उसको मिलेगा। अब आपकी सालाना आमदनी कितनी होगी? अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का बहुत से बहुत गरीब कमाता होगा 20,000 या उससे भी कम, और उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? जो ऑलरेडी आसमानों पर है और जो जमीन पर है उनको उठाने की बात नहीं कर रहे हैं, और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो कानून भाजपा ने बनाया और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, हम उस कानून के खिलाफ थे और रहेंगे। हम उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी इज्जत के साथ गलत मानते हैं। तो ये हमारी बात को, हमारे दलित भाइयों को, हमारी बहनों को, आदिवासी समाज के और ओबीसी समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। यानी ईडब्ल्यूएस में 8 लाख सालाना आमदनी रिजर्वेशन मिलेगा, और वो दलित बच्चा उसको स्कॉलरशिप मिलना है तो उसकी बाप की सालाना आमदनी 2.5 लाख होनी चाहिए। उनको 8 लाख और इनको स्कॉलरशिप के लिए 2.5 लाख। और मोदी जी गुजरात में आके बोलते मैंने गुजरात को बनाया, मैंने गुजरात को बनाया। मैं तो कहूंगा मोदी जी आपने सबको बना दिया, आपने सबको बना दिया, आपने सबको बेवकूफ बना दिया। आने 2014 में भारत के प्रधानमंत्री जब यहां गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था गुजरात में बाहर से पैसा आएगा ब्लैक का और हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख डाल दिया जाएगा। बोला था ना, 2 करोड़ नौकरी सबको दी जाएगी। भाइयों बहनों, चाय पी पी कर झूठ बोला भारत के प्रधानमंत्री ने। तो एक वाकया याद आया हमको, हमारे वालिद मरहूम बोलते थे, ये भाजपा वाले दिल पर ना ले, लाइटर वेन में ले, मजाक के तौर पर ले। एक बादशाह था, बादशाह के दरबार में कोई गया तो उसने बहुत अच्छा गाना गाया। तो बादशाह ने कहा क्या गाया तूने? बादशाह ने चाय पी और बादशाह ने चाय पीकर कहा इसको 10 सोने की अशरफी दे दो। वो फिर और अच्छा गाया तो बादशाह ने और चाय पी और चाय पीकर कहा इसको 1 घर दे दो। फिर उसने और अच्छा गाया तो बादशाह ने कहा इसके बेटे को नौकरी दे दो।
उसने और अच्छा कहा तो बादशाह ने और चाय पी और कहा कि इसके अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दो। चुनाव उसके बाद 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए। वो बेचारा जो उसको 100 सोने की अशरफी का वादा, उसके बेटे को नौकरी का वादा, उसके अकाउंट में 15 लाख, वो बादशाह के पास गया। बादशाह, मैंने तो आपको चाय पी, आपने चाय पी पी कर कहा था, मैंने गाना भी गाया, आपने ऐलान किया। तो बादशाह ने कहा वो बात गई, खत्म हो गई। बोले कैसे? तूने गाकर खुश किया, मैंने ऐलान करके खुश कर दिया तेरे को। ये मामला चल रहा है नहीं है? सही बात है ना? बिल्कुल दिल पे लगी, दिमाग पे पहुंच गई। अच्छा, आप दूसरा ले लो। ये भाजपा एक है तो पीछे कांग्रेस और वो एक छोटा रिचार्ज दिल्ली का भी आ गया। तो दोनों में 3 लोग खड़े हुए थे, भाजपा, कांग्रेस और वो छोटा रिचार्ज। सूरत में आए और आकर एक ने कहा, ये माने दिल पे मत लो, लतीफा है, लाइटर वेन में है। तो एक ने कहा कि मेरे पास इतनी बड़ी दौलत है, इतनी जमीन है मेरे पास। ये हमारे छोटे भाई ने अपनी तकरीर में कहा था। उन्होंने कहा इतनी बड़ी जमीन है कि अगर हम जमीन पर फर्टिलाइजर डालकर जब वापिस आते हैं, पूरी जमीन पर अनाज खड़ा हो जाता है। तो वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज बोला, हाँ इतनी जमीन तेरे पास है कि फर्टिलाइजर डालते हैं और वापिस आए जब तक अनाज उग जाता? बोले हाँ उग जाता। उसने बोला ओ हो, ये तो लंबी छोड़ा, मुझे भी लंबी छोड़नी चाहिए। उसने कहा मेरे पास क्या है तुझे मालूम? तो बादशाह ने पूछा क्या है तेरे पास? बोले मेरे पास इतना लंबा बंबू है कि अगर हमारा दिल नहीं बहलता तो हम एक गांव के तारे को खींचकर सूरत पूर्व में लाते हैं, और जब उसका दिल नहीं भरता तो उसको भरूच में लेकर जाते हैं उस तारे को। तो कांग्रेसी ने पूछा ये बता कि वो बंबू तू कहां रखता? तो उसने कहा तेरे बाप के घर में रखता हूं। अरे ये क्या है? गारंटी कार्ड दे दिए। गारंटी कार्ड से क्या होने वाला है? 2017 में कांग्रेस ने भी किया था ना, ऐलान किया था, लंबी लंबी लाइन थी, घर 9 घर किया था ना। कहां गई कांग्रेस? अब ये छोटा रीचा जाके बोल रहा है वो, अरे क्या कर रहे हैं? कब तक जनता को आप धोखा देंगे? अरे प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनकर 8 साल हो गए, 15 लाख छोड़ो 15 पैसे अकाउंट में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री बन के 8 साल हो गए, नौकरी नहीं दिए। अब कह रहे हैं कि मैं 2024 तक 10 लाख नौकरी दूंगा। तो ये आपको समझना है कि आपके वोट के लिए आपको झूठ बोला जाता है, आपको धोखा दिया जाता है ताकि आपका वोट हासिल कर लो और उसके बाद आपको भूल जाओ। मजलिस इस तरह की बड़ी बड़ी दावे और बातें नहीं करती हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 1 दिसंबर के दिन आप अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करिए। वसीम कुरैशी मजलिस के उम्मीदवार हैं, उनको कामयाब करिए। अच्छा, आप जानेंगे, आप देखेंगे कि हमारे यहां से जाने के बाद कल कांग्रेस और छोटा रिचार्ज के लोग और भाजपा के लोग कल मीडिया को बुला बुला कर बोलेंगे कि ओवैसी ने जो बातें की है ना वो बहुत गंदी थी, बहुत गंदी बातें की उसने, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जहां कहीं भी जाता भड़काऊ भाषण देता है। अबे क्या मैं क्या भड़काऊ भाईजान हूं? मैंने किसके खिलाफ कहा? मैं किसी के खिलाफ कहता नहीं हूं, सच्चाई को बयान करता हूं तो इनको तकलीफ हो जाती है। अब कल देखना आप भाजपा वाले बोलेंगे ओवैसी देश से मोहब्बत नहीं करता, ओवैसी देश से मोहब्बत नहीं करता, उसको देश से मोहब्बत नहीं है। कांग्रेस बोलेगी कि ओवैसी बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ता है,
और ये छोटा रिचार्ज बोलेगा ओवैसी देश का दुश्मन है। अब ये तीनों एक हो जाते हमारे खिलाफ। अब आपको मैं बता रहा हूं हमसे नफरत क्यों है, क्योंकि हमने आकर जनता के दरमियान में बाबा साहिब अंबेडकर के संविधान को सामने रखकर हमने बात को कहा। क्या कहा कि आप सिर्फ वोट डालने वाले नहीं हैं, आपको वोट लेना भी पड़ेगा। तो वसीम कुरैशी मजलिस का उम्मीदवार नहीं है। जितने यहां पर बैठे हैं, जहां तक मेरी आवाज अल्लाह अपने फजलो करम से पहुंचा रहा है, आप सबको जानना चाहिए कि आप वसीम कुरैशी हैं, आप मजलिस के कैंडिडेट हैं, आपको वोट लेना है। बरसों से आपने वोट दिया मगर आप वोट नहीं ले सके, और आपके दिलो दिमाग में बात डाल दी गई कि नहीं नहीं तुम वोट नहीं ले सकते, तुमको वोट देना तुम्हारा काम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भाजपा की सरकार है, 27 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है, और आज अगर भाजपा बोलती है कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया, तो भाजपा को बताना पड़ेगा कि गुजरात की गवर्नमेंट की नौकरियों में अल्पसंख्यक समाज का जो नौकरी का रेशियो है वो 7% से 1% पर आ गया। ये आपका सबका साथ है। भाजपा को बताना पड़ेगा कि नरोड़ा पाटिया में 1000 के करीब लोगों को जान से मार दिया गया था, तो जो शख्स पर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, वो मनोज कुलकर्णी आज जेल से निकलकर भाजपा ने उसकी साहबजादी को टिकट दिया, वो उसके लिए कैंपेन कर रहा है। मोदी जी, ये आपका सबका साथ, सबका विकास है। भाजपा की सरकार है। बिल्किस बानो तुम्हारी बेटी भी है, तुम्हारी बहन भी है, तुम्हारी सब कुछ है। तुम सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर बिल्किस तुम्हारी बेटी होती, उसकी अस्मत रेजी, उसका रेप किया जाता, वो प्रेग्नेंट थी जब उसका रेप हुआ, 3 साल की बेटी को उसके सामने शहीद कर दिया गया, उसकी मां को, उसकी साथ में खवातीन की इज्जत लूटी गई, उनका कत्ल कर दिया गया। अगर आज बिल्किस के दर्द को आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा बताओ। जिन लोगों ने बिल्किस से बर्ताव किया, नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठकर ये ऑर्डर पास कर दिया कि जिन्होंने बिल्किस का जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बिल्किस की बेटी को खत्म कर दिया, उसकी मां की इज्जत लूट ली, उन लोगों को छोड़ दिया भाजपा ने, उन लोगों को छोड़ दिया। वो आ गए दोबारा माशरे में। बताओ, जो मुझ पर तनकीद करते कि ओवैसी की पार्टी खड़े होने से भाजपा का फायदा होता है, क्या तुम्हारी जबानें गूंगी क्यों हो जाती हैं जब बिल्किस का नाम आता है? कौन लड़ेगा बिल्किस के लिए? बिल्किस कोई मुसलमान का मुद्दा नहीं, बिल्किस कोई हमारी महिलाओं का मुद्दा नहीं, बिल्किस भारत की महिलाओं का, भारत की अजमत का मुद्दा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूछो वो छोटा रिचार्ज से बिल्किस पर बोलो, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे बिल्किस के ऊपर। और भाजपा क्या करती है कि किसी एक जगह पर एक फंक्शन हो रहा था, किसी बच्चों ने इल्जाम लगा दिया उन पर कि उन्होंने पत्थर फेंका, तो उनको खेडिया में रोड पर लाकर भाजपा की सरकार ने उनको लठों से पीटा, मारा, वीडियोग्राफी की। किसने आवाज उठाई उन बच्चों के मारने और पीटने पर? थोड़ी देर के लिए अपने सीनों पर हाथ रखो नौजवानों। अगर तुमको इस चौरस्ते पर लाकर इतना मजमा खड़ा करके तुमको लठों से मारा जाएगा और जनता नारे लगाएगी, सीटी लगाएगी, तो तुमको उस लठ की मार से ज्यादा तुमको बेइज्जती महसूस होगी। किसने आवाज उठाई? मैंने उठाया। और आज हमसे कहते हैं कि ओवैसी आने से ऐसा होता है। 27 साल से आपने इन तमाम पार्टियों को वोट दिया, मगर नतीजा क्या निकला? आपको क्या हासिल हुआ? जब चुनाव आते तो सब लोग जो धोखा देते आ जाते हैं कि नहीं नहीं, ओवैसी की बात में मत आओ, भाजपा को वोट मत दो, कांग्रेस को दे दो या ये छोटा रिचार्ज को दे दो।
हमको मिलके रहना है। अरे कब से मिलके नहीं है, कब से मिलके नहीं रह रहे हैं। ये मिलके रहने का मसला नहीं है, ये दिलों को मिलाने का मसला है, ये आंख से आंख मिलाने का मसला है। ये गुलामी का मसला नहीं है कि सामने बैठकर अगर कोई कुर्सी पर बैठेगा तो मैं भी कुर्सी पर पैर पे पैर डालकर बैठूंगा और बोलूंगा बोल अब क्या करेगा, मेरे लिए इंसाफ करेगा नहीं करेगा। ये मिजाज आपको पैदा करना है। मेरी तकरीर की आवाज सुन के नहीं बोलना है, पोलिंग बूथ को जाकर पतंग पे बटन दबाकर बोलना है अब मैं मारा हूं, अब बैठूंगा और बात करूंगा मैं। ये मिजाज, ये सोच, ये फिक्र आपको पैदा करना है मेरी इज्जतदार मां और बहनों। ये इन मुद्दों को हम उठाते हैं तो इनको तकलीफ पहुंच जाती है। अच्छा, भाजपा ने कहा कि हम गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। क्यों लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड? ताकि आपकी तहजीब को, आपकी शनाख्त को, आपकी हर चीज को खत्म करके रख दिया जाए। अगर आपकी कोई चीज जिंदा आपको रखती है तो आपकी तहजीब, आपकी शनाख्त, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 29 से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। पूछो ये छोटा रिचार्ज से जो गारंटी कार्ड की बात करता है, बोलो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, बोलेगा इस पे नहीं बोलेंगे। बिल्किस पर बोलो तो बोलेगा नहीं बोलेंगे बिल्किस के ऊपर। हम भाजपा से पूछना चाह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ला रहे हैं तो डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट क्यों नहीं खत्म करते आप, जिसको आप लोग गुजरात में अशांति एरिया कहते हैं ना, हाँ आसान धारा कहते हैं। आसान धारा हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए बोलो? अरे हाथ उठाकर बोलो। घर खरीदना है तुमको? अब पूछो छोटा रिचार्ज से, भारत भाजपा से, कांग्रेस से, बोलेंगे ए इसका बर मत बात कर, ना 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 भाजपा को हराना है। अरे ये छोड़ो हम आएंगे तो करेंगे। अरे तुम आ ही नहीं रहे हो 27 साल से।